पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंड करने के बाद अब हमारी सरकार डीजल में आइसोब्यूटेनॉल को ब्लेंड करने का प्लान बना रही है। We can add 10% of isobutanol in diesel also. जिसका मतलब आने वाले टाइम में जब हम अपनी गाड़ियों में डीजल भरवाएंगे उसमें कुछ और मिक्स होके आने वाला है। इससे हमारी सरकार बोल रही है कि हमारे फार्मर्स को काफी फायदा होने वाला है, उनकी इनकम इंक्रीज होगी, हमारे देश की डिपेंडेंसी कम होगी दूसरी कंट्रीज के ऊपर और साथ ही में पोल्यूशन भी कम फैलेगा। पर वहीं पे लोग बोल रहे हैं कि ऑलरेडी मेरी पेट्रोल गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी 15-20% से कम हो गई है। मैंने सोचा था मैं बढ़िया डीजल गाड़ी को परचेज कर लूंगा बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, अब उसमें भी मिक्सिंग होने वाली है तो मैं करूँ तो करूँ क्या। और कमर्शियल व्हीकल ओनर्स जो कि अपनी गाड़ियों को 1-1 लाख किलोमीटर चलाते हैं एक सिंगल साल में, उनका क्या होने वाला है? क्या उनके इंजन भी इंपैक्ट होंगे और क्या उनको कम फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी पहले के कंपैरिजन में? पर हमारी सरकार बोल रही है टेंशन लेने की कोई बात नहीं है अभी, क्योंकि अभी इसकी टेस्टिंग सिर्फ हैवी ड्यूटी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल व्हीकल्स के ऊपर होने वाली है। क्योंकि इनिशियली हमारी सरकार ने हमारे इंडिया की कार टेस्टिंग एजेंसी ARAI को बोला था डीजल में एथेनॉल ब्लेंड करके टेस्ट करने को कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। एक तो समझ नहीं आ रहा भाई एथेनॉल के ऊपर इतना फोकस क्यों हो रहा है, पर रिजल्ट्स दोस्तों कुछ ज्यादा अनसैटिस्फैक्टरी थे, क्योंकि 7.7% एथेनॉल ब्लेंड करने से ही डीजल गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी 15% से कम हो रही थी। तो वही हो गया 30 लाख रुपए लगा के 35 लाख का लॉस करना। साथ ही में गाड़ी में से 37% एक्स्ट्रा स्मोक निकल रहा था और सूट डिपॉजिट भी बढ़ रहे थे गाड़ी के इंजेक्टर्स के ऊपर, जिससे इंजन की लाइफ और कम हो रही थी। तो इसलिए हमारी सरकार ने एथेनॉल को स्क्रैप कर दिया और इसके बड़े भाई आइसोब्यूटेनॉल पे काम करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कहा जा रहा है कि सिर्फ 10% ब्लेंडिंग से ही गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है, पोल्यूशन कम हो सकता है और गाड़ी और स्मूथली चलेगी। पर आज तक किसी भी कंट्री ने आइसोब्यूटेनॉल को अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करा नहीं है। पर आप दोस्तों बिल्कुल भी इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं आपको आज बताने वाला हूँ व्हाट द हेल इज दिस आइसोब्यूटेनॉल और क्या इसकी मिक्सिंग से हमें फायदा होने वाला है या फिर किसी और को फायदा होने वाला है। तो वैसे अगर आप देखें तो इंडिया में डीजल ब्लेंडिंग काफी सालों से चल रही है, ऑलमोस्ट पेट्रोल ब्लेंडिंग से भी पहले से चल रही है इन द फॉर्म ऑफ बायोडीजल, जिसको आप लिटरली अपने घर पे भी बना सकते हैं ट्रांजेस्टरिफिकेशन वाले प्रोसेस से। मिस्टर इंडियन हैकर ने अपनी एक वीडियो में बना के दिखा रखा है, क्योंकि मेनली एडिबल ऑयल्स फॉर एग्जांपल सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल से बनता है। तो आप अपने घर का जो तेल इस्तेमाल हो रखा है ऑलरेडी पुराने वाला, जिसमें आपने बढ़िया पकोड़े तले हैं, उससे इसको बना सकते हैं। तो आपको बस उस तेल को लेना है, उसको थोड़ा बहुत प्योरीफाई करना है ताकि भाई कोई पकोड़ों के पीस वगैरह ना आ जाए उसके बाद ट्रांजेस्टरिफिकेशन वाले प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए इसको एक वेसल के अंदर डालना है और वेसल को 55 से लेके 65 डिग्री सेल्सियस के बीच में हीट करना है। फिर इसके अंदर 6:1 के रेशियो में किसी भी फॉर्म का अल्कोहल डालना है, कोई भी आप एथेनॉल या फिर मेथनॉल कुछ भी आप डाल सकते हैं, और इसको फिर धीरे धीरे स्टर करना है एक धीमी आंच के ऊपर। फिर इसको सेट होने के लिए रखना है और कुछ देर बाद फिर ये ऑयल 2 डिफरेंट लेयर्स में स्प्लिट हो जाएगा, जिसमें ऊपर वाली लेयर्स होगी फैटी एसिड्स वाली, जो कि लिटरली बायोडीजल है और इससे आप अपनी फॉर्च्यूनर को चला सकते हैं, और नीचे वाली लेयर है ग्लाइसरॉल की, जिससे आप साबुन को बना सकते हैं। तो बढ़िया भाई नहाने धोने का भी काम हो गया और बढ़िया भाई आपकी गाड़ी को चलाने का भी काम हो गया एक ही सिंगल तेल के अंदर। आपको क्या पता था जो आपके घर में पुराने पकौड़ों वाला तेल है वो कितने काम का है। इंस्टाग्राम में कारो रसल को फॉलो कर लेना, वहां पे आपको रियल लाइफ में बना के दिखा दूंगा भाई, ये बहुत मजे आएंगे। इतना आसान है इसको बनाना, और क्योंकि इसको बनाना इतना आसान है तो इसलिए 1920s में ही यूरोप में इसको बनाना स्टार्ट हो गई थी काफी सारी कंपनीज वेजिटेबल ऑयल सीड्स का इस्तेमाल करके। पर उस टाइम में क्योंकि डीजल खुद में ही इतना सस्ता था तो कोई भी उनके पास इंसेंटिव था नहीं इसके अंदर इनोवेशन करने की, और वो डीजल के ऊपर ही फिर और फोकस करते रहे। पर फिर 1970s में आके ऑयल क्राइसिस के दौरान डीजल का प्राइस कुछ ज्यादा ही बढ़ गया, तो इसलिए ब्राजील ने इसके ऊपर और R&D करना शुरू करा और एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल लेवल बायोडीजल को बनाया, जिसको आने वाले टाइम में फिर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने भी अडॉप्ट करा। फिर यूरोप में भी इसकी अडॉप्शन स्टार्ट हो गई और 2010 तक आते आते यूरोप में 10 मिलियन टन ऑफ बायोडीजल बनने लग गया एक सिंगल साल में, ऑलमोस्ट उनकी 10% नीड के बराबर है। यूएस में भी इसकी एडॉप्शन स्टार्ट हुई और इनिशियली उन्होंने B5 बायोडीजल को लॉन्च करा, फिर उसके बाद B20 पे आए, और अब कई यूएस के पेट्रोल पंप्स पे आपको B100 बायोडीजल भी मिलता है, जिसमें 100% बायोडीजल है, कोई भी नॉर्मल डीजल एक्सट्रैक्ट है नहीं, और जनरली एक कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल होता है। और चाइना ने अपने यूज कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करके बायोडीजल को बनाना स्टार्ट करा, तो हर एक कंट्री इसकी बढ़िया एडॉप्शन करी थी, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से फ्यूल कंजम्पशन थोड़ी कम हो जाती है, वो
तो है दोस्तों, पर इसकी सीटेन वैल्यू हायर होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डीजल, तो ये जलता और एफिशिएंटली है। और साथ ही में इसके अंदर 12% ऑक्सीजन कंटेंट भी होता है, जिसकी वजह से इसके बर्न्स काफी क्लीनर होते हैं और पोल्यूशन काफी कम फैलता है। और इसके अंदर सल्फर कंटेंट ऑलमोस्ट 99% कम होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डीजल। और सल्फर मेनली एक पोल्यूशन कॉजिंग एक्सट्रैक्ट होता है डीजल के अंदर, तो और बढ़िया से बेनिफिट हो गया। और इसको ट्रांसपोर्ट करना ऑलमोस्ट 120% सेफर होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डीजल, क्योंकि इसका हीटिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डीजल, तो इसको ट्रांसपोर्ट करने में और आसानी होती है। तो इसलिए हमारी सरकार भी इसको लेके काफी बुलिश हो गई और 2003 में फिर वो बायोडीजल मिशन को लॉन्च करते हैं, जिसमें उनका टारगेट होता है 2009 तक इंडिया में 20% बायोडीजल ब्लेंडिंग को अडॉप्ट करना। और बायोडीजल बनाने के लिए ये फार्मर्स को जेथरोबा प्लांटेशन के लिए इंसेंटिवाइज करते हैं अपने वेस्टलैंड के ऊपर, ताकि इंडिया की फूड सिक्योरिटी भी हार्म ना हो। अब जेथरोबा एक नॉन एडिबल ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट है, जिसकी प्लांटेशन इंडिया में काफी स्कार्सली होती थी उस टाइम में। तो इसलिए जब फार्मर्स ने इसको उगाना शुरू करा तो उनकी जो यील्ड उनको एक्सपेक्टेड थी, सिर्फ उसकी 30% यील्ड ही निकल के आ पाई। साथ ही में फार्मर्स को एक कोई भी फिक्स्ड प्राइस नहीं मिला उनकी जेथरोबा प्लांटेशन के लिए, तो अगर वो इसको उगा भी रहे थे तो उनको नुकसान नहीं हो रहा था। और साथ ही में हमारे इंडिया में एफिशिएंसी भी कम थी ये जेथरोबा को कन्वर्ट करके बायोडीजल में बनाने में। इसलिए दोस्तों 2009 तक आते आते सिर्फ 5% टारगेट ही मीट हो पाया हमारे बायोडीजल ब्लेंडिंग का। तो हमारी सरकार दोबारा एक नया बायोडीजल एम बनाते हैं, जिसमें 2017 तक वो फिर टारगेट बनाते हैं 20% बायोडीजल ब्लेंडिंग का। और इसको अचीव करने के लिए ये अपनी पॉलिसी में और चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले सिर्फ नॉन एडिबल ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को अलाउड था बायोडीजल बनाने के लिए, अब एडिबल ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट फॉर एग्जांपल पाम या फिर सोयाबीन वाली प्लांटेशंस भी अलाउड थी बायोडीजल के लिए। पर दोस्तों इसको करने के बाद भी हमारे देश में मेनली 3 बड़ी दिक्कतें आ रही थी। पहला कि इस टाइम तक भी हमारा देश एक नेट इंपोर्टर था वेजिटेबल और कुकिंग ऑयल का, तो ऑलरेडी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे ऑयल को हमारे देश में खाना बनाने के लिए। अगर हम इसी तेल का इस्तेमाल करके बायोडीजल को बनाएंगे तो उसका फायदा ही क्या, डायरेक्टली डीजल इंपोर्ट कर लो, खर्चा भी कम होगा और इंडिया में भी फिर कम इंपैक्ट आएगा इसका। सेकंड दिक्कत थी कि इंडिया में इसके प्लांट्स लगे भी, पर फिर भी बायोडीजल को बनाने में कॉस्ट आ रही थी अराउंड 65 से लेके 75 रुपीज पर लीटर की। पर इस टाइम में डीजल का प्राइस था 55 रुपए पर लीटर का, तो ऑलरेडी डीजल ज्यादा सस्ता था एज कम्पेयर टू बायोडीजल। तो बायोडीजल को बनाने का फायदा ही क्या, कम फ्यूल एफिशिएंसी और मिलेगी। और तीसरी दिक्कत थी कि हमारी कंट्री ने भी ट्राई करा चाइना की तरह अपना यूज्ड कुकिंग ऑयल वेस्ट ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने का सारे लोगों से और उसको फिर बायोडीजल में कन्वर्ट करने का, पर फिर इसमें दिक्कत आ रही थी एक तो एक्सट्रैक्शन में, और साथ ही में हमारे इंडिया में सिर्फ 1.2 से लेके 1.4 मिलियन टन ऑफ वेस्ट ऑयल प्रोड्यूस होता है पर ईयर का, जो कि हमारी बायोडीजल नीड्स को सिर्फ 1% ही फुलफिल कर सकता है। तो अगर हम इतने पैसे खर्चते भी है सारा ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने का और इसको फिर बायोडीजल में कन्वर्ट करने का, तब भी सिर्फ भाई कुछ 1% नीड ही फुलफिल हो पाती है और पैसे फालतू लग जाते हैं। तो हमारी सरकार ने इसको एकदम बोल दिया भाई हमसे ना हो पाएगा, भूल जाओ बायोडीजल को। पर फिर दोस्तों आने वाले सालों में जब गवर्नमेंट्स वगैरह चेंज होती है और हमारी मोदी गवर्नमेंट के अंदर फिर एथेनॉल ब्लेंडिंग काफी सक्सेसफुली हो पाती है, और जो 2030 का एम था वो 2025 में ही वो अचीव कर लेते हैं E20 वाला, तो वो काफी बुलिश हो जाती है डीजल में भी ब्लेंडिंग करने में कि भाई पेट्रोल छोड़ो हम डीजल के अंदर भी बढ़िया एथेनॉल को डालेंगे और बढ़िया पैसे कमाएंगे हमारे फार्मर्स, हमें कोई भी पर्सनल इससे बेनिफिट नहीं है। आवर फार्मर्स आर फर्स्ट, गो टू हेल आवर इंडियन कंज्यूमर्स। तो डीजल के अंदर जब एथेनॉल को ब्लेंड करा तो दोस्तों तो काफी अनसैटिस्फैक्टरी रिजल्ट तो आए, जिसमें गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी डबल से कम हो गई एज कम्पेयर टू जितना एथेनॉल ब्लेंड किया था। गाड़ी की इंजन लाइफ भी कम हो गई और साथ ही में उसका पोल्यूशन कंटेंट भी बढ़ गया। तो इसलिए हमारी सरकार ने फिर सोचा क्यों ना आइसोब्यूटेनॉल के ऊपर फोकस करे, जो कि एथेनॉल का भी एक तरह से ऑन स्टेरॉइड्स वाला वर्जन है, जो कि बायोकेमिकल प्रोसेस से बनता है एज कम्पेयर टू जो बायोडीजल केमिकल प्रोसेस से बनता है। और दोस्तों अगर ये सक्सेसफुल होता है तो काफी चेंजेस भी आ सकते हैं, क्योंकि इसको बनाने में जैसे एथेनॉल में शुगर केन का इस्तेमाल होता है वैसे इसके अंदर भी शुगर केन एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल होता है। पर एथेनॉल को बनाने में जहाँ पे केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल होता है, इसमें बायोकेमिकल एंजाइमिक हाइड्रोलिसिस का इस्तेमाल होता है, जिसमें शुगर केन एक्सट्रैक्ट को फर्मेंट करके फिर उसके अंदर थोड़ा बहुत अल्कोहल वगैरह को मिक्स करके 3 डिफरेंट चीजें निकलती है केमिकल प्रोसेस के बाद, जो कि आइसोब्यूटेनॉल है, वाटर है और बायोमास है। अब वाटर हमारे काम आ सकता है, बायोमास फार्मिंग के काम आ सकता है और आइसोब्यूटेनॉल हमारी गाड़ी को चलाने में काम आ सकता है। अब आइसोब्यूटेनॉल के काफी बड़े फायदे हैं एज कम्पेयर टू बायोडीजल, जिसमें इसके अंदर 33 मेगाजूल्स पर लीटर की एनर्जी डेंसिटी है, जो कि बायोडीजल से काफी ज्यादा है और ऑलमोस्ट 95% है अगर आप नॉर्मल डीजल से कंपेयर करें, जिसकी वजह से अगर हम इसको डीजल में मिक्स भी करते हैं तो पावर लॉस काफी कम होने वाला है और बढ़िया भाई हमारी गाड़ियां सेम ऐसे बढ़िया टॉर्क हमें बना के देगी। साथ ही में ये अप टू 30% ब्लेंड हो जाता है डीजल में एज कम्पेयर टू बायोडीजल, जो कि सिर्फ 20% तक की ब्लेंड हो पाता है, जिसकी वजह से इसकी वर्सेटिलिटी काफी इंक्रीज होती है और
फ्यूचर स्कोप भी काफी इंक्रीज होता है। साथ ही में इसके अंदर 10% लेस फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल होते हैं एज कम्पेयर टू बायोडीजल। तो हमारे जो पहले के डायनासोर वगैरह वो भी कम इस्तेमाल होंगे। और साथ ही में इसको इस्तेमाल करने से इंजन के ऊपर कोई मॉडिफिकेशन कराने की भी जरूरत पड़ती नहीं है एज कम्पेयर टू बायोडीजल, जिसमें फ्यूल टैंक वगैरह में थोड़े बहुत चेंजेस कराने पड़ते हैं। और जैसे एथेनॉल में थोड़ा बहुत वाटर कंटेंट होता है तो उससे फ्यूल टैंक के अंदर या फिर पाइप्स के अंदर थोड़ी बहुत करोजन आ जाती है। इसके अंदर ऑलमोस्ट ना के बराबर वाटर कंटेंट होता है, तो इसलिए करोजन के चांस भी काफी कम हो जाते हैं। और एक काफी ज्यादा बढ़िया मिक्स भी होता है डीजल से। तो ऐसा नहीं है जैसे हमारा एथेनॉल और पेट्रोल ऐसे थोड़ा बहुत हिलाने से अलग अलग हो जाता है, जिससे ये ट्रांसपोर्टेशन करने में डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर भी काफी ज्यादा सूटेबल बनता है एज कम्पेयर टू एथेनॉल। और साथ ही में इसकी 10 से लेकर 20% मिक्सिंग इन डीजल कैन लीड टू 40% रिडक्शन इन हाइड्रोकार्बन एमिशंस बाय द व्हीकल अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, जिससे हमारी जो गवर्नमेंट का एम है 2070 तक इंडिया को नेट कार्बन एमिटिंग कंट्री बनाना, वो काफी जल्दी अचीव हो सकता है। और साथ ही में आइसोब्यूटेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू और ऑक्टेन वैल्यू काफी हाई होती है, तो ये एविएशन सेक्टर के अंदर भी काफी बढ़िया इस्तेमाल होता है प्लेन्स को उड़ाने के लिए। तो हमारी सरकार बोल रही है बढ़िया भाई, जो हमारे जहाज है वो भी हमारे तेल से ही उड़ेंगे, जो कि हम गन्नों से बनाएंगे। हमारी बाहर के देशों में कोई डिपेंडेंसी होगी नहीं। पर फिर भी दोस्तों अगर आप देखिए इतने सारे प्लस पॉइंट्स होने के बावजूद भी लिटरली मैं गिनवा गिनवा के थक गया, एक भी सिंगल कंट्री नहीं है पूरी दुनिया में। आप हाईटेक से हाईटेक का एग्जांपल ले लो जिसने आज तक अपने डीजल के अंदर आइसोब्यूटेनॉल की मिक्सिंग करी हो। और जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी आइसोब्यूटेनॉल प्रोड्यूसिंग कंपनी है उसका नाम है जेवो इंकॉर्पोरेशन, वो यूएसए के अंदर सिचुएटेड है। वो भी साल का अराउंड 2 से लेकर 3 मिलियन लीटर्स ऑफ आइसोब्यूटेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारी इंडिया की नीड का 0.1% है। तो जो फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है वो भी हमारी इंडिया की नीड का 0.1% आइसोब्यूटेनॉल प्रोड्यूस कर पा रही है। और इसके दोस्तों मेजरली 3-4 रीजन है। इसकी डिमांड काफी कम है मार्केट के अंदर, क्योंकि ऑन एन एवरेज आपको एथेनॉल प्रोड्यूस करना है तो अराउंड 50 रुपए लीटर की कॉस्ट आती है। अगर आपको बायोफ्यूल प्रोड्यूस करना है तो अराउंड 70 रुपए लीटर की कॉस्ट आती है। वहीं पे दोस्तों आइसोब्यूटेनॉल को प्रोड्यूस करने की एवरेज कॉस्ट अराउंड 100 रुपए पर लीटर की है, लिटरली 100 रुपए पर लीटर की। तो अभी फिलहाल हमारे इंडिया में इतने टैक्सेस है तब भी डीजल का प्राइस अराउंड 86 रुपीस पर लीटर का है। तो अगर हम आइसोब्यूटेनॉल उसके अंदर मिक्स करने लग गए, भले इसके ऊपर कोई टैक्सेस भी नहीं लगते, तो भाई उसका प्राइस तो ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। तो हमें कम पावर वाला और कम फ्यूल एफिशिएंसी वाला फ्यूल मिल रहा है और हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। हाउ डज दैट इवन मेक एनी सेंस? सेकंड दोस्तों दिक्कत है कि आइसोब्यूटेनॉल बायोकेमिकल प्रोसेस से बनता है जिसमें माइक्रोब्स अपना काम करते हैं। तो इनकी जो एवरेज यील्ड है अराउंड 30 से 40% की होती है, जो इन्हें लाइफ स्टॉक दिया जाता है एज कम्पेयर टू एथेनॉल की जो कि 90% की होती है। तो ज्यादा प्रोडक्शन करने के बावजूद भी जो हमें यील्ड मिलने वाली है वो काफी कम होने वाली है, जिसकी वजह से हमें और ज्यादा गन्ने प्रोड्यूस करने पड़ेंगे और ज्यादा हमें खेती करनी पड़ेगी। और दिक्कत क्या है कि इंडिया में शुगर केन तो काफी हाई स्केल पे प्रोड्यूस होता है और एथेनॉल के अंदर भी शुगर केन का इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम आइसोब्यूटेनॉल के अंदर भी शुगर केन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारी डिमांड काफी बढ़ जाएगी। अब शुगर केन एक काफी वाटर इंटेंसिव क्रॉप होता है, तो अगर हम सारा पानी शुगर केन को उगाने में लगा देंगे तो भाई हम आलू गोभी प्याज कहां से उगाएंगे, वहां के लिए पानी कहां से आएगा, वो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पर वहीं पे दोस्तों अगर आप देखें तो इसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करने के लिए या तो हमारी सरकार को बहुत ही हाई स्केल पे सब्सिडीज ऑफर करनी पड़ेगी कंपनीज को, ताकि वो अपनी बहुत ज्यादा बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को लगा पाए। और पता नहीं वो सब्सिडीज किसको मिलने वाली है। पर फिर भी अगर आप देखें तो हमारी सरकार ने हमारी इंडिया की कार टेस्टिंग एजेंसी ARAI को बोल दिया है कि आप आइसोब्यूटेनॉल का 10% ब्लेंड को टेस्ट करना स्टार्ट करो। और ARAI बोल रहा है कि भाई अभी तक हमें काफी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिल रहे हैं। And now some of the experiment they are telling me we can add 10% of isobutanol in diesel. आई डोंट नो हाउ, क्योंकि हमारी सरकार का एम है कि जो हमारा $150 बिलियन का साल का फॉरेक्स रिजर्व तेल खरीदने में जाता है, जिसमें मैक्सिमम डीजल का कॉन्सेंट्रेशन है, अगर हम उसका 10% भी हमारे इंडिया में प्रोड्यूस कर पाते हैं तो भाई हम बहुत सारे पैसे सेव कर लेंगे। पर जो भाई हमारी एडिशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो हमारी गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी कम हो जाएगी, उसका क्या होने वाला है। साथ ही में अगर आप देखें तो फिलहाल जो डीजल वाली गाड़ी है जो कि मार्केट के अंदर आ रही है, तो मेजरली सस्ते वाले सेगमेंट में तो खत्म ही हो गई है, सारे कार मेकर्स ने बेचना बंद कर दी है। अब मिनिमम जो मेरे ख्याल से डीजल गाड़ी का प्राइस है अराउंड 15 लाख का आप कह सकते हैं। और उसके अंदर भी BS 6.2 के बाद कैटालिटिक कन्वर्टर मैंडेटरी हो गया है, तो वो गाड़ियां ज्यादा RPM भी प्रोड्यूस कर नहीं पाती। साथ ही में उनके अंदर एडब्लू मैंडेटरी हो गया है, तो भाई एक एडिशनल वो तो कॉस्ट हो ही गई। तो अब आप एक सिनेरियो सोचो जिसमें एक डीजल गाड़ी है, एक जगह उसके अंदर जो फ्यूल डल रहा है वो भी भाई ऐसे मिक्सिंग वाला डल रहा है, वो पूरा गाड़ी रेव नहीं कर सकती, क्योंकि भाई उसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर है, तो ज्यादा रेव करने पर वो ज्यादा पोल्यूशन करती है
दिया तो कंपनी ने लिमिट डाल दी, साथ ही में जब उसका धुआं निकलता है तो एड ब्लू से पास होके निकलता है, तो वो एडिशनल कॉस्ट उसके अंदर और है। तो भाई डीजल इंजन की तो दिमाग ही खराब कर दिया उसका, तो भाई मत ही मार दिया। तो इससे अच्छा जो कार मेकर्स है वो इतनी R&D करने से अच्छा, आइसोब्यूटेनॉल कंपैटिबल इंजन बनाने से अच्छा वो कहेंगे भाई हम इलेक्ट्रिक के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, वो कहेंगे पेट्रोल के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारी सरकार को एज कम्पेयर टू इस पे ज्यादा ध्यान देना, इलेक्ट्रिक कार्स और हाइब्रिड कार्स पे और फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर इस पे ध्यान दे भी देते हैं तब भी इसके लाइफ कुछ ज्यादा है नहीं। बाकी सरकार को दोस्तों पता होगा व्हाट दे आर डूइंग। और यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना कारवर्सल को।